Hello everyone, welcome to this day one of our wonderful series on Indian polity through Constitution, जहाँ पे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे और इंडियन पॉलिटी को प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पर्सपेक्टिव से राइट हम एंटायर इंडियन पॉलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के रियल टेक्स्ट के थ्रू ये देखिए दिस इज द प्रीफेस एंड दिस इज द रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी विल बी गोइंग थ्रू राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जैक्ट प्रोविजंस क्या क्या है राइट, ये सब चीजें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। वेरियस केस लॉज क्या क्या इससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट आए हैं, तो वो जो लेटेस्ट कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका यूज करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है पॉलिटी के बारे में, ये जरूरी क्यों है। राइट, स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट लेक्चर में एक जरा इस पे बात कर लेते हैं कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई स्टडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट। If you look at the trend of previous year, especially prelims, in prelims, UPSC has consistently been asking the questions from polity about 14 to 17 questions every year. They appear from polity. And out of these 14 questions, minimum 14 or maximum 17 questions, 17 to 19 questions, out of all these questions, only around 7 to 8 questions can be attempted through the general knowledge part or through the Lakshmikant etc. Rest of the question, ये जितने भी बाकी आपके 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपसे पूछते हैं बहुत ही डीप लेवल की नॉलेज। दे आस्क यू कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इज, वो कुछ ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी इज। until or unless you have studied the real text of the constitution, आपको वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज या फिर व्हाट इज इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें एटलीस्ट इवन इफ यू आर एबल टू मार्क योर आंसर करेक्टली, फिर भी आपको वो कंफ्यूजन जरूर होगी कि द स्टेटमेंट दैट आई हैव मार्क्ड करेक्टली, is that really inside the constitution or not? Because UPSC is again and again referring to the text of the constitution and they are asking you the questions in the similar sense. For example, they are asking you the questions related to in 2021 there was a question कि United Nations Declaration on Human Rights, इस डिक्लेरेशन के जो एलिमेंट्स है वो कहाँ कहाँ विजिबल है, फंडामेंटल राइट में, प्रियम्बल में, डीपीएसपी में, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ क्या चीज है इस पे वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दिस इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन, द एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स इंपॉर्टेंट and this can be a good source for your preparation, especially polity preparation for prelims 2024. So never forget subscribing to this channel and never forget watching these lectures that probably will come on daily basis. Now let us start with the preamble, which is the opening gate of our constitution. Former, very famous lawyer of India and a constitutional expert, Nani Palkewala, he had called preamble as the identity card of the constitution. This preamble, the text of preamble is so important that constitution makers, they decided that we will add the preamble to the constitution once the entire constitution is adopted. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का टेक्स्ट ऐड किया गया। व्हाई? बिकॉज दे वर वेल अवेयर कि हम जो प्रियम्बल बनाएंगे वो प्रियम्बल ना सिर्फ एक शपथ पत्र या घोषणा पत्र होगा, बल्कि उस प्रियम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल वैल्यूज है वो सब फंडामेंटल वैल्यूज प्रियम्बल के अंदर अपीयर होनी चाहिए। यही एक पर्पज है, मेन पर्पज ऑफ प्रियम्बल इज that it reflects the true spirit of the constitution. Right, true spirit of the constitution. और ऐसे ही एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, एक बार एथिक्स में और एक बार जीएस 2 में। What do you mean by constitutional morality and what are the main principles of constitutional morality?
So the principles mentioned in the constitution, they are basically forming the bedrock of constitutional morality in India. These principles, justice, liberty, equality, fraternity, these are the principles of constitutional morality. So the first purpose that preamble is serving is that it is basically letting us know about the thought of idea of India that was present inside the brains, inside the minds of the constitution makers. Secondly, यूपीएससी कैसे प्रियम्बल से आपसे क्वेश्चन पूछेगा? They will ask you a question. For example, they will ask you a question that what type of justice is promised by the preamble of Indian Constitution? Social justice, yes. Economic justice, yes. Political justice, yes. Right? Personal justice, no, it is not mentioned. Any other sort of justice, no, it is not mentioned. For example, they will ask you a question that preamble of India promises the liberty of thought, expression, belief, faith, worship, and vocation. They are just adding one extra word to this line, and the line becomes incorrect. Why? Because preamble only expresses, only promises these five types of liberties, these five types of freedom: thought, expression, belief, faith, and worship. Now, this text needs to be remembered. We will definitely cover what is the true meaning of fraternity, what is the true meaning of sovereignty, what is the true meaning of socialism. I remember in 2021 they asked a question that इंडिया में फेडरलिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इनमें से क्या क्या है? द आंसर वाज फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. But many people marked that representation of the states in Rajya Sabha is the most important part of federalism. They marked incorrectly because they did not understand the very fundamental principle, very fundamental background of federalism. That what federalism truly means. It is not just about the representation, it is also about the security of powers. For example, they will ask you a question that what is Indian idea of secularism? What is Indian idea of democracy? What is Indian idea of socialism? They have asked such questions again and again. They have asked a question on the definition of state, on the definition of equality. 2017 there was a question on equality in prelims also. So this is why analysis of the text of the constitution is important. Text of preamble is also important. Now, the first thing first, what is preamble promising us? What is preamble telling us? What, right, the text of the preamble ये हमें क्या सबसे पहली बात कहता है? पहली बात ये कहता है कि भारत में सोवरेनिटी का सोर्स क्या होगा? Who is sovereign in India? Now, what is this sovereignty? We will understand. अभी के लिए मान के चलो, जब तक 3 मिनट नहीं हो जाते तब तक ये मान के चलो कि सोवरेनिटी मतलब अल्टीमेट पावर. इंडिया में अल्टीमेट पावर किसके पास है? इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट इंडिया फॉलोज, राइट, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट इंडिया में इनमें से कौन सा आइडिया फॉलो होता है? इज इंडिया अ डेमोक्रेसी विद पॉपुलर सोवरेनिटी? इज इट अ डेमोक्रेसी विद लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी? इज इट अ डेमोक्रेसी विद पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी? या फिर is it a democracy with judicial sovereignty where Supreme Court is highest interpreter of the supreme law of the land? What should be your answer? Write in the comment section. पॉज कीजिए, सोचिए और कमेंट सेक्शन में जरा पार्टिसिपेट कीजिए. एंड द आंसर इज पॉपुलर सोवरेनिटी. मैनी ऑफ यू वुड हैव मार्क्ड कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की लॉ सबसे, ठीक है, सबसे सुप्रीम पार्लियामेंट है, ये इवन जजेस को भी रिमूव कर सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है. नो, दिस इज नॉट, इंडिया इज नॉट ए पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी. इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन भी सोवरेन नहीं है. There is a difference between supremacy and sovereignty. We will discuss that difference as well. But India में constitution is supreme. Supreme Court is not supreme. India में constitution is supreme, but it is not sovereign. India में people are sovereign. How? Because preamble mentions it.
प्रियम्बल कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Who are constituting India into a republic? People of India. Who are adopting the constitution of India? People of India. Then who are sovereign? The people of India are holding the ultimate power in the country. So first thing is that it is telling us the source of sovereignty, that is the people of India. Second, the date of adoption. You all know what is the date of adoption that is mentioned in the constitution. It is 26th day of November 1949. नाउ 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नेक्स्ट इज कि द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, हमारा स्टेट कैसा होगा, जो हमने देश अपने लिए बनाया है, जो राज्य बनाया है, उस राज्य का नेचर कैसा होगा. वो राज्य सोवरेन होगा, संप्रभु, समाजवादी होगा, सोशलिस्ट, वो धर्मनिरपेक्ष होगा, सेकुलर, वो लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेटिक, और वो एक रिपब्लिक होगा, गणतंत्र होगा. इनके मीनिंग क्या है, ट्रू मीनिंग ऑफ ऑल दीज टर्म्स, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. अगला इसका रोल है कि इंडियन स्टेट के लिए ये एक ऑब्जेक्टिव्स, राइट, अपार्ट फ्रॉम डीपीएसपीस. नाउ दे कैन आस्क यू अनदर क्वेश्चन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए गए हैं. इफ दे गिव यू द ऑप्शंस लाइक ऑप्शन ए डीपीएसपी, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी प्रियम्बल, या फिर ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर वो ऐसे देते हैं तो डेफिनेटली आंसर वुड बी डीपीएसपी. देन आपको आंसर लगाना है प्रेफरेंस बेसिस पे. बट अगेन, अगर वो आपको डीपीएसपी और प्रियम्बल मिल करके अगर वो आपको चॉइस देते हैं, डेफिनेटली 1 and 2 शुड बी द आंसर. व्हाई? बिकॉज प्रियम्बल में देयर आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट दैट आर मेंशन्ड. Why are we creating a state in India? To ensure justice, to ensure liberty, to ensure equality, and to ensure fraternity. These are the objectives of Indian state. What kind of justice? Just 3 types of justice are mentioned: social, economic, and political. What kind of liberty? Just 5 types of liberties are mentioned. No other liberty is mentioned in the preamble. Then equality, only 2 types of equality: equality of status and of opportunity. Then fraternity. What is the purpose of fraternity? If they give you a statement that according to the Constitution of India or according to preamble, fraternity has to serve a dual purpose. Number one, of assuring the dignity of the individuals, and number two, ensuring unity and integrity of the nation. Then statement would be correct. Now, if you have not read the real text of the preamble, तो आपको शायद ये पता नहीं होगा कि प्रेम्बल के अंदर ये मेंशन किया गया है कि आपको फ्रेटर्निटी चाहिए क्यों. 2 पर्पज के लिए, ताकि इंडिविजुअल्स की डिग्निटी एंश्योर हो सके. वो कैसे होगी? मान लीजिए आप एक अमीर जादे हैं और मान लीजिए आपका एक वॉचमैन है. अगर आप में भाईचारा नहीं होगा तो आप वॉचमैन को मिसट्रीट करेंगे. Dignity of the lowly situated person would be compromised in that particular scenario. So if you want to uphold the dignity of every individual, then fraternity must exist in a nation. If there is a fraternity in a nation, then definitely the unity and integrity of the nation would be preserved. We all will care for each other. This is what the preamble is telling us. Importantly, this word, unity and integrity of nation, and this word, socialist, secular, they were not initially mentioned in the Constitution. And the Constitution itself says that the 42nd Amendment Act 1976, during the rule of Indira Gandhi, this 42nd Amendment Act was brought into the Constitution. और इस अमेंडमेंट, इस संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में सोवरेन, प्रियम्बल में सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस टेक्स्ट को रिप्लेस कर दिया गया इस पूरे टेक्स्ट से. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. सो सेकुलर और सोशलिस्ट, ये 2 वर्ड ऊपर डाले गए. और साथ ही साथ ये दूसरा क्लॉज कह रहा है कि इसी अमेंडमेंट के थ्रू
यूनिटी ऑफ द नेशन को रिप्लेस कर दिया गया। शुरुआत में यूनिटी ऑफ नेशन मेंशन था, अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन मेंशन किया गया है। सो इनिशियली यहां पर सिर्फ यूनिटी ऑफ नेशन था, इंटीग्रिटी बीच में डाला गया। सो थ्री वर्ड्स वर एडेड टू द प्रीएम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट: socialist, secular, and integrity. So you need to remember all of these things. So they are asking you questions like this: 2021 question, that what is the exact constitutional status of India on 26th of January 1950, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट हुआ, or even on the day of adoption, what was the exact constitutional status of India? That was sovereign democratic republic. Why? Because secular and socialist, these words were added later on. This was a BYQ of 2021. Now let us dig deeper into the meanings of each term. That what does sovereignty mean, how it is different from supremacy in theoretical terms. सोवरेनिटी एक बहुत डिस्प्यूटेड टर्म रही है, राइट? इसको अगर थोड़ा ब्रॉडली डिस्कस करें, 1 सेकेंड, गिव मी 3 सेकेंड टाइम, 1 सेकेंड. Okay, so sovereignty has been a very disputed term, especially in political science. Being a student of political science, मैंने आपके लिए एक theoretical perspective of sovereignty यहाँ पे लाने की कोशिश की है. From time to time, there have been various scholars. For example, Machiavelli. Machiavelli was an Italian scholar who gave basically the idea of hard power. According to Machiavelli, the prince, the ruler of a state, should be sovereign. All the powers should vest with the Machiavelli's, with the prince itself. वो इटालियन स्कॉलर था, राइट? और वो चाहता था कि प्रिंस के पास सबसे ज्यादा पावर्स हो और वो अनचैलेंज्ड पावर हो. Similar idea of sovereignty was carried forward by many other scholars also. For example, Bodin. Right, you don't need to remember about all these scholars. I'm just giving you a perspective that how modern idea of sovereignty came into being. Bodin also said that sovereignty is the ultimate power which cannot be challenged by the people. And Bodin gave his own context of sovereignty. He imagined the state as a group of families. State as a group of families, and state is headed by certain authority. Now, when families are having authority over all individuals, then authority heading all these families is also having full authority over all these individuals. So, authority must have unbridled power, according to Bodin also. Then there were the people like Hobbes. Hobbes said कि yes, sovereignty or ultimate power is, vested with the supreme authority. You are right, but that is not vested naturally. That is vested contractually. हॉब्स ने अपनी एक थ्योरी दी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. हॉब्स कहता है कि जब व्हेन देयर वाज ए स्टेट ऑफ एनार्की, जब कोई राज्य नहीं था, कोई सरकार नहीं थी, उस स्टेट ऑफ एनार्की में पूरी दुनिया में, ठीक है, किसी के भी राइट्स सिक्योर नहीं थे, किसी की भी लाइफ सिक्योर नहीं थी. ऐसे में लोग आपस में आए और उन्होंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट किया. उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इन्होंने एक लेवियाथन क्रिएट किया. इस लेवियाथन को दे दी गई बाकी सारी पावर्स और इस पे सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई कि तुम्हें सबका राइट टू लाइफ सिक्योर करना है. सो लेवियाथन इज हैविंग अल्टीमेट पावर, बट contractually, not naturally. People have given them the power. People have given him the power. Now, अब जो है भैया मॉडर्न डेमोक्रेसीज में ये सोवरेनिटी की थ्योरी नहीं चलती है. मॉडर्न डेमोक्रेसी में देयर इज द आइडिया ऑफ रिस्ट्रिक्टेड सोवरेनिटी. गार्नर ने भी ऐसी ही कोई डेफिनेशन दी सोवरेनिटी की, भैया दिस इज बेसिकली अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, राइट, which can override the prescriptions of divine law also, which can override morality, which can override public opinion. But this is outdated context of sovereignty. If UPSC asks you what is the true meaning of sovereignty in present context, या फिर broadest meaning of sovereignty in present context, then that meaning would be this: sovereignty does not mean unbridled power.
सोवरेनिटी rather means that it is a characteristic of a state. ये स्टेट का एक गुण है, जिस गुण के, ठीक है, जिस गुण से स्टेट को अधिकार मिलता है कि वो किसी भी दूसरे कानून के द्वारा बंधक नहीं बनाया जा सकता। स्टेट पे किसी भी दूसरे कानून की बंदिश नहीं होगी, लेकिन वो अपने ऊपर खुद लिमिट्स लगा सकता है, अपने ऊपर बंदिशें लगा सकता है। कोई बाहर से अगर बंदिश लगा रहा है तो वो स्टेट सोवरेन नहीं है। वो स्टेट अपने लिए खुद लिमिट सेट कर रहा है तो वो स्टेट है, वो सोवरेन है। नाउ दीज लिमिटेशंस आर सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। सो सोवरेनिटी डज नॉट मीन अनब्रिडल्ड पावर, unbridled exercise of power. Sovereignty does not mean the anarchy created by the powers. Sovereignty means that state is independent internally as well as externally. No authority is challenging the state internally as well as externally, but state can put limitations on its own actions. So this is the broadest meaning of sovereignty as given by Jelinek. He is also a scholar. You don't need to remember anything about him. This is the right. This is how they can ask you a question. India mein who are sovereign? People are sovereign. Law is not sovereign. Constitution is not sovereign. Yes, constitution is sovereign. Now, what is theoretical difference between sovereignty and supremacy? We need to discuss this thing also and supremacy. मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, आपको ये बियर करना पड़ेगा. Sovereignty is about source of power. Supremacy is about structure. Who is exercising that power? Power, or to be very precise, authority. Now, there is a very thin line of difference between the two. Sovereignty means कि power या authority state में है कहां पे, किसके पास है power, ultimate power? वो है people के पास. इंडिया में इंडिया फॉलोज द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी. बेसिकली अगेन इसके अगर थ्योरेटिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कई सारे लेक्चर्स में कि देयर वाज जॉन जैक रूसो जिसने अपनी पॉपुलर सोवरेनिटी की थ्योरी दी थी जनरल विल के थ्रू. Again, that is a different context. We need to focus here only for GS. You need to remember that sovereignty is about source of power. कि power ultimately वेस्ट कहाँ कर रही है? लोगों के पास इंडिया में. अल्टीमेटली ये ना तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के पास, ना पार्लियामेंट के पास. बट सुप्रीमेसी इज अबाउट द स्ट्रक्चर हु इज एक्सरसाइजिंग दिस पावर. इस स्ट्रक्चर में टॉप में बैठा है कॉन्स्टिट्यूशन. तभी कहते हैं इंडिया में है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉट सोवरेनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. टॉप में बैठा है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंडर आ रहा है प्रेसिडेंट भी, इसी के अंडर प्राइम मिनिस्टर, इसी के अंदर ऑल सिटीजन्स. This is why India is following the model of supremacy of constitution but sovereignty of people. If they ask you who is supreme in India, Supreme Court? No. High Court? No. Parliament? No. Who is supreme in India? Constitution. If they ask you who is sovereign in India, people. Got it? Now, such kind of questions have been asked by UPSC in previous attempts also. For example, 2021 PYQ, that what is the broadest meaning of term state? या फिर what is best definition of state? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है, अब इसमें इन्होंने ठीक है आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें डाल के रखी हुई है. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्युपाइंग ए डिफाइंड टेरिटरी, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट. ठीक है, टेरिटरी हो गया, एक्सटर्नल कंट्रोल से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और गवर्नमेंट भी है इनके पास. सो नो, नॉट ऑल फोर कंपोनेंट्स आर मेट हियर. अगला, politically organized people of a definite territory possessing an authority to govern them, government. तीसरा, maintain law and order, protect their natural rights. Again, political extension of the state. This is also not the correct explanation. Then, a number of persons who have been living in definite territory for a very long time. No, there can be a state even in the fresh territory. Right, very long time मतलब कितना, 10 सेंचुरी, 20 सेंचुरी, देयर शुड बी समथिंग डेफिनेट. नो, इस तरीके के वर्ड्स में
अपने को बहना नहीं है कि ये सोसाइटी permanently living in a definite territory with central authority and executive। ठीक है, अगेन ये भी इन्होंने पॉलिटिकल एक्सटेंशन कर दी। एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। नहीं भाई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपके, ठीक है, मुगल काल में तो नहीं थी, बट फिर भी मुगल काल तो एक स्टेट था, समझ रहे हो? तो ये भी अगेन पॉलिटिकल एक्सटेंशन हुई। इसके फाउंडेशन क्या है ये भी हम देखेंगे। आंसर इज वन ओनली। नाउ वही चीज जो हमने ऊपर देखा, ये देखिए जो मैंने यहाँ फाइनल लाइन लिखी हुई है, लास्ट लाइन, दिस लिमिटेशन इज क्रिएटेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। यही लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 में भी ये पीवाईक्यू था, 2022 में भी डायरेक्ट ये पीवाईक्यू आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, और ये 3-4 बार रिपीट हुआ है। लिमिटेड गवर्नमेंट कहाँ है ये? और ये 2023 में भी आया, सरप्राइजिंगली 3-4 लगातार किसी क्वेश्चन का आना। दिस इज बेसिकली लिमिटेड गवर्नमेंट। कहाँ है ये? लिमिटेड, यस, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ये जो स्टेट वाला क्वेश्चन था, अगर आप स्टेट की स्टोरी को देखेंगे कि स्टेट की एक्चुअल डेफिनेशन कहाँ से निकली, जो आज के दौर में हम अडॉप्ट करते हैं कि स्टेट के पास 4 चीजें होनी चाहिए। एक उसके पास टेरिटरी, एक उसके पास गवर्नमेंट, एक उसके पास, राइट, एक उसके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, और एक उसके पास इंटरनेशनल, ठीक है, रिलेशंस की अथॉरिटी होनी चाहिए, इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो ये 4 चीजें कहाँ पे अडॉप्ट की गई? फॉर दैट देयर इज अ स्टोरी। स्टोरी इज 1933 में देयर वाज ए कन्वेंशन, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट। बेसिकली दिस कॉन्फ्रेंस वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कंट्रीज आपस में इकट्ठे आए। यूएसए के जो देन प्रेसिडेंट थे, राइट, बेसिकली फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ही चेयर्ड दिस कॉन्फ्रेंस, and this conference decided that what should be the nature of the state, number one, and what should be the duties of the state, number two, while dealing in international community. Now, while defining the state, article 1 of the convention, it said कि स्टेट के सिर्फ ये 4 हिस्से होंगे: टेरिटरी, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉपुलेशन। इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। these 4 things, only these 4 things will constitute state। और ये चीज इंश्योर करने के लिए इनफैक्ट इन्होंने एक आर्टिकल 3 भी इसमें डाला, जिसका पहला सेंटेंस कह रहा है कि द पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिकॉग्निशन बाय द अदर स्टेट्स, दैट वी विल नॉट रिकॉग्नाइज एनी स्टेट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल एक्सटेंशन। नाउ दिस इज द पॉलिटिकल एक्सटेंशन, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स एटसेट्रा। दिस इज द पॉलिटिकल एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट। Welfareism, etc. This is not the fundamental definition, basic definition. This is extended definition of the state. What is the basic and the core definition that everyone should adhere to, that is internationally agreed, and that is this definition: community of population persons means population, defined territory, external control से independence, and a government. This is the very basic answer of this question. This is how they ask you the question, the theoretical question. Again, this socialism is a very small topic. Almost every one of you know that socialism, especially Karl Marx का जो socialism है, this socialism says that we need to establish a political economy where the means of production are collectively owned by the society or communes. जब आप कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो ये सोशलिज्म अपने एक्सट्रीम पे चला जाता है। कार्ल मार्क्स ने इवन यहां तक बात की कि हमें ना तो स्टेट चाहिए, ना हमें क्लास चाहिए, हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें दोनों को इरोड करना है। तो ऐसे में जो नॉर्मली हम सोशलिज्म कहते हैं कि जो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए, कार्ल मार्क्स की डिस्क्रिप्शन उस चीज को एग्री नहीं करती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं हमें स्टेट भी नहीं चाहिए, अल्टीमेटली क्लास भी नहीं चाहिए। हालांकि जब हम ये स्टेटलेसनेस और क्लासलेसनेस की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, उस ट्रांजिशन के फेज में हम डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट जरूर क्रिएट कर सकते हैं कि भैया
प्रोलिटेरिएट्स डिक्टेट करेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को फॉर ए ट्रांजिशनरी पीरियड, बट अल्टीमेटली इन्हें कौन गवर्न करेगा? कम्यून्स, कम्युनिटी एज ए होल। कम्युनिटी आसपास में आएगी, छोटे छोटे ग्रुप होंगे, उनके अंडर सारी फैक्ट्रियां होंगी, वो मिल करके, ठीक है, इसे हैंडल करेंगे। दिस इज मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ सोशलिज्म। बट जनरली सोशलिज्म मीन्स कि सोसाइटी के कंट्रोल में सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे, एंड हु इज द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द सोसाइटी? इट इज द स्टेट। And this is why in most of the socialist states, the means of productions are owned by the states. Because socialism means under all the means of productions are under the control of society, and society is controlling that through the states. Why? Because state is the political agent of the society. Got the idea? Now, Indian socialism is not just like that. I mean, Indian socialism is not the Western socialism, which basically talks about the full socialization of means of production. Rather, Indian idea of socialism is Nehruvian or Gandhian socialism. This idea of socialism believes in equality. That is, I mean, the fundamental core principle of Western socialism as well. But it does not believe in full ownership of the state. It believes in basically a kind of political economy where there is a mixed economy, mixed economic model, जहां पे प्राइवेट सेक्टर और, ठीक है, आपके जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, वो मिल करके एक दूसरे के साथ काम करेंगे सो दैट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये, ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा सके। और ये सोशलिज्म टर्म ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। अगेन ये जो है आपकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड की गई। यहीं पे आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडियन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये मैंने खुद क्वेश्चन क्रिएट किया है, जस्टिफाइज द इंडियन आइडिया ऑफ सोशलिज्म एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल? Full socialization of means of production? No, already mentioned. Equality of opportunity? Yes. Complementary and collaborative role of private and public sector? Yes. Freedom of speech, expression, belief, faith, worship, and property? No. First thing, preamble does not mean talk about the freedom of property. Second thing, freedom is not the core principle that socialism emphasizes on. Socialism emphasizes on social harmony. Socialism emphasizes on duties more than the rights, equality more than the freedom. So this is not the primary objective of socialism, although they claim that once you socialize the means of production, the economic freedom of every person, especially the freedom of necessities, would be ensured. But again, that is a flawed idea of freedom. This is not the principal focus of socialism. This is why answer should be 2 and 3 only. Correct? Next is democracy and its instruments. Now, democracy is basically of two types. All of you know that India mein, there has been a, I mean, rich history of democratic institutions, Sabha, Samiti, right? All these institutions, and then basically grassroots level institution. There uh, are so many examples. For example, there was uh, Uttara Mirur inscription, स्पेशली ड्यूरिंग चोला टाइम। तो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन में ये बात लिखी हुई है कि आपके जो गांव है वहां पे किस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वहां पे स्टेब्लिश की गई थी। सो डेमोक्रेसी का कल्चर इंडिया में पहले से है, वेस्ट में भी रिसेंट रहा है, लेकिन ये डेमोक्रेसी का मीनिंग हम सभी को मालूम है, पर इसके कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। स्पेशली डेमोक्रेसी को आप दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, second is your indirect democracy. Direct democracy is where people are directly participating in decision making process. Indirect democracy is basically representative democracy. J.S. Mill was one of the founding father of this theory of representative democracy. He wrote um, again a book, right, specifically dedicated to the principles of this representative democracy, right? So indirect democracy is representative democracy as we are having in India,
at the state level, at the central level. Direct democracy is basically the democracy where people are directly participating in the process. And for example, in India, Gram Sabha represents the instrument of direct democracy. So if they tell you that which kind of democracy can be seen as of now in India, both direct as well as indirect democracy can be right. Both of them they are visible in context of Indian polity. Direct democracy at the grassroots level and indirect democracy at the state and central level. Now, back to the focus. Many of you would have heard about these instruments referendum, plebiscite, recall and initiative. और इसमें डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल रहता है. जब भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात आ रही है, सिटीजन जब भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो कुछ तरीकों से पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ पार्टिसिपेशन के तरीके रहेंगे. पहला तरीका है रेफरेंडम का. जैसे रिसेंटली ब्रेक्जिट के लिए रेफरेंडम हुआ. रेफरेंडम इज बेसिकली पब्लिक चॉइस, पब्लिक ओपिनियन को लेना इज रेफरेंडम. But that opinion gathering is formally recognized by a sovereign entity, by a state. When state is conducting the public opinion gathering exercise, or when people are proposing a certain legislation, or the people are participating in a process of passing a certain resolution, uh, passing a certain legislation, then that is referendum. For example, in Brexit process, people directly voted for a legislation, for a law to do the Brexit. And that law is formally recognized. That process is formally recognized by the state. Now, many a times आपने बहुत बार सुना होगा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कोई रेफरेंडम करवाया जम्मू कश्मीर में, या फिर कहीं सेपरेटिस्ट एरिया में भी रेफरेंडम को क्लेम किया जाता है. They use this term referendum, but that does not qualify to be called as referendum. Why? Because they claim it is a referendum. India does not recognize it. Who is sovereign? India. So it has no formal recognition. Referendum must be formally recognized. That's why it is a referendum. If this is not formally recognized, then that is plebiscite. Plebiscite is basically taking general opinion of the citizens about something, that whether we should do this or not. General opinion of citizens, that is plebiscite. No formal recognition. Then there is recall. Recall name itself suggests that you should have the power to call back the representative. You should have the power to pass a resolution, a motion to call back your representative. As of now, recall is not available in India. Although many a time, for example, Anna Hazare has also called for, I mean, bringing this recall law, right? Case citizens should have the opportunity to call back their representatives, public representatives, if they are inefficient. But as of now, there is no process of recall in India. Then comes citizen initiative. This citizen initiative is when people are proposing the legislation. Here, referendum में people are voting in the legislation. Initiative में people are proposing the legislation. They are going to the legislature. People are requesting the legislature that you should bring this law. For example, many of my even friend volunteers, right? They are now working with Noto, Soto, etc. And then, uh, right, they are basically working for bringing tissue transplantation law, etc. and amendments related to that. And some of my friends, they are also working for bringing the changes in COTPA Act, etc. right? तो इन सब चीजों के लिए जो इस तरीके के लेजिस्लेशन प्रपोज किए जा रहे हैं, दे आर बेसिकली सिटीजन इनिशिएटिव्स. मैनी ऑफ यू आपने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव देखे भी होंगे अपने आसपास में जो कि अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं स्टेट्स के लिए या फिर सेंटर के लिए. नाउ कम्स दिस टर्म सेकुलर. अगेन दिस टर्म वाज नॉट ओरिजिनली प्रेजेंटेड in the Indian Constitution. 42nd Constitution Amendment Act, it brought this term into effect, right, through your preamble, right? Now this secularism term has been very debated because some of the ruling party members in Rajya Sabha last year, they even there was a bill to remove this word secularism from the constitution. Now people see, right? People say
that this word secularism does not fit into the Indian context. Why? Because they fail to recognize the difference between Western secularism and Indian secularism. Secularism, having the Western description and Western definition, is basically a separation, strict separation between the religion and the state. Western description of secularism is related to strict separation between the religion and the state. This is called as strict mutual exclusion of the two spheres. That religion and state should not, right, overlap. So this Western secularism does not recognize even the minority or majority. For them, everybody is absolutely equal. For example, there is a French secularism within Western secularism, which is very extreme form of secularism. In France, you are constitutionally bound to not to display your your religious identity in the public. So, so the wearing the burqa, wearing something else, right, which represent your religion in any manner, it cannot be showed, it cannot be displayed in public places. So this is a negative idea of secularism. It basically restricts the state from entering the domain of the religion. Whenever you see these words negative and positive, negative liberty, uh, negative equality, negative secularism, all these things, जब जब आपको नेगेटिव नेगेटिव मिले, इट मीन्स स्टेट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, स्टेट कोई रिफॉर्म नहीं करेगा. नेगेटिव इक्वालिटी मीन्स स्टेट इक्वालिटी लाने की कोई कोशिश नहीं करेगा. स्टेट पे बस प्रोहिबिशन लगा दिया गया है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, आपका कोई एक्टिव रोल नहीं होगा. स्टेट किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, वो सभी को इक्वल मान लेगा, ठीक है, एकदम ब्लाइंडली सबको इक्वल मान लेगा. दैट इज नेगेटिव आइडिया. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल में सारे इक्वल नहीं है, राइट. देयर आर सर्टेन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड देयर आर सर्टेन हैंडिकैप्ड पीपल. How can they compete with you in the same race, right? So sometimes state has to intervene and ensure कि ये जो lowly situated, ठीक है, the lowliest of the people in a society, they also get certain kind of support so that they can compete with the others. This is the positive idea. Why? Because state is performing a positive role. Now Indian idea of secularism is positive secularism. Why? State is performing a positive role. For example, triple talaq was banned in India by whom? By state. Reformative role. For example, in Sabarimala judgment, Supreme Court ruled that even the woman should have the right to enter the temple premises. So there was a reformative role played by the state in all these cases. This is why Indian idea of secularism, positive secularism. Apart from that, unlike West, Indian constitution itself recognizes religious and linguistic minorities. Two types of minorities are recognized in India: religious and linguistic, although not defined. Recognized but not defined. Right. Now you will tell me that which section, which particular article of Indian Constitution, of Part 3 of Indian Constitution, mentions these two minorities. Then there is no prohibition on public display of your religious identity, and this is called as principled distance. India is not following the idea of strict mutual exclusion. India follows the idea of principled distance. राजीव भार्गव इसे principled distance कहते हैं कि हम जो है एक प्रिंसिपल के बेसिस पे डिस्टेंट एक दूसरे से, ठीक है, रिलीजन और पॉलिटिक्स एक दूसरे से डिस्टेंस में रहेंगे. This is principal distance. Now comes the most crucial and most interesting part of this lecture, that what is the true meaning of republic. Question can be asked from here, that what is the true meaning of republic. Now they can ask you a question ki India is a republic, which of the following statements describe this, या फिर which of the following statements correctly justify this statement. Now whenever you talk about the systems of governance, there can be, I mean, two systems with respect to the head of the state. One can be elected head of the state, and another can be a kind of, right, a kind of monarchy, or it can be a kind of dynastic rule. Okay. So
Elected head of the state. In India, president is the head of the state. Who is the head of the government? Prime minister. Head of the state, president. Indian president is elected by an electorate composing, right, consisting of, sorry guys, एक कॉल आ गई थी, ठीक है, इंडियन, right, Indian president is elected by an electorate जिसमें कि 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, बेसिकली 2 कैटेगरी हम इसे कहेंगे, एमपीज और एमएलएस, और दोनों सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको यहां से बतानी है कि देखो, जब आप प्रेसिडेंट की बात करते हैं ना, प्रेसिडेंट को जो लोग इलेक्ट करेंगे वो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होंगे। नो नॉमिनेटेड एमपी कैन पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बट नॉमिनेटेड एमपी कैन टेक पार्ट इन द रिमूवल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। समझ रहे हो, जब प्रेसिडेंट का रिमूवल हो रहा होगा तो नॉमिनेटेड मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जब इलेक्शन हो रहा होगा तो नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कैसे आप ये जस्टिफाई करेंगे? सोचो, कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ताकि, क्योंकि प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट कर रहा है एमपीज को, राज्यसभा के जो 12 एमपीज हैं उनको प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट कर रहा है, तो अगर वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हो सकता है वो बायस्डनेस दिखाएं और फिर प्रेसिडेंट को, उसी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करें, है ना। कुछ लोग ये आर्गुमेंट देंगे, तो भैया वही आर्गुमेंट आपके, ठीक है, रिमूवल पे भी तो लागू होना चाहिए। रिमूवल में भी तो बायसनेस हो सकती है वोटिंग में। सो दैट आर्गुमेंट इज अ फ्लॉड आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट इज दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक अनलाइक यूके। रिपब्लिक होने की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड। दूसरी शर्त है कि देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। 2 शर्तें हैं। There should be absence of privileges so that any member of a political community, that is state का हर मेंबर, हर सिटीजन हाईएस्ट पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तक पहुंच सके, इसलिए एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस होनी चाहिए। नाउ ये जो हेड ऑफ स्टेट है, he should be elected. This is the reason why president is elected by the elected members of the of the electorate. लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, ये तो लिंक नहीं बना ऐसे। एक्चुअल में लिंक अप बनेगा। नाउ अगर हमने यहाँ पे नॉमिनेटेड एमपीज को डाल दिया, मान लीजिए 99.5% ऑफ इलेक्टोरेट इज इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएस, 12 आपने इसमें नॉमिनेटेड एमपीज भी अगर डाल दिए, तो हमारा प्रेसिडेंट जो है, देखो, हेड ऑफ द स्टेट शैल बी इलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। इंडिया में डेफिनेटली प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है by elected MPs and MLAs. These MLAs and elected MPs are directly elected by the people. But these nominated MPs are not elected by the people. These are nominated MPs. They do not represent the will of the people. Now, even if you allow only this minority, 12 लोगों को ही अगर आप allow कर देते हो इलेक्टोरेट का पार्टी मेंबर बनने के लिए, then your head of the state will be partially elected by the people, not fully. When we have to be a republic, we have to be a full republic. We have to be a full republic, not the partial republic. क्योंकि अगर हमने छोटा सा इंट्रूजन अलाउ कर दिया तो यही अपॉर्चुनिटी, देखो ये सब चीजें थ्योरेटिकल लेवल पे हो रही है। जब थ्योरी डिसाइड करती है कि रिपब्लिक होने की शर्त ये है, तो वो फुल शर्त होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने इतना कर इंट्रूजन अलाउ कर दिया, इतने कर एक्सेप्शन अलाउ कर दी, तो भैया कल को कोई दूसरा आएगा, वो बोलेगा कि मैं इलेक्टोरेट का नेचर चेंज कर रहा हूं, अब 50% इलेक्टेड एमपीज होंगे, 50% नॉमिनेटेड एमपीज होंगे, वो मेरे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कोई आके बोल जाए, कोई ऐसा बड़ा अथॉरिटेरियन हो, समझ लो, वो तो कुछ भी सकता है। सो थियोरेटिकल, हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन या फिर थ्योरी की, थ्योरी सेज हेड ऑफ द स्टेट शैल बी इलेक्टेड एंड फुल्ली इलेक्टेड। दिस इज व्हाई दिस, राइट, ये पूरा एंटायर प्रोसेस आपका चलता है। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि नेहरू जी ने 13 दिसंबर, ठीक है, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, तो जो 13 दिसंबर
1946 को नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ठीक है पेश किया और जनवरी 1947 में जो पास हुआ, उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भैया कुछ एक सिमिलैरिटीज हैं और कुछ एक डिफरेंसेस है रिगार्डिंग आर प्रियम्बल। सिमिलैरिटीज आप सभी को पता है, मोस्ट ऑफ द चीजें जो प्रियम्बल में लिखी गई है वो टेक्स्ट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बट देयर आर सर्टेन क्रूशियल क्रिटिकल डिफरेंसेस। नंबर वन इज कि जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसने इंडिया को प्रोक्लेम किया था इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक इंस्टेड ऑफ सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट तो बाद में आया, ठीक है, सोशलिस्ट तो 1976 में आया। इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट होने के बाद इंडिया का स्टेटस था वो ये था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो इंस्टेड ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो ठीक है, जो डेमोक्रेटिक की जगह जो दूसरा वर्ड यूज किया गया था, सोवरेन और रिपब्लिक वैसे ही था आपके, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, बट डेमोक्रेटिक की जगह इसमें इंडिपेंडेंट वर्ड था। फिर इस पे डिबेट हुई, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि भैया इंडिपेंडेंट और सोवरेन लगभग एक हुआ, इसकी जगह डेमोक्रेटिक डालो। समझ रहे हो? नाउ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये दोनों अलग बातें हैं। डेमोक्रेटिक होना, रिपब्लिक होना दोनों अलग बातें हैं। व्हाई? बिकॉज रिपब्लिक बेसिकली डील्स विद कि गणतंत्र, आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कैसे इलेक्ट होकर के आ रहा है। डेमोक्रेटिक सेज कि प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे है, कैसा है। समझ रहे हो कि प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन अल्टीमेटली ले कौन रहे हैं। सो डेमोक्रेसी इंडिया में बेसिकली गवर्नेंस से डील कर रही है, और रिपब्लिक इंडिया या फिर कहीं पे भी बेसिकली योर, ठीक है, प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट, या फिर अ काइंड ऑफ, रिपब्लिक इज अ काइंड ऑफ थियोरेटिकल थिंग, डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस, रिपब्लिक इज अ काइंड ऑफ थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट ऑफ अ स्टेट, जो कि दो चीजों से डील कर रहा है कि प्रेसिडेंट आपका आएगा कैसे, हेड ऑफ द स्टेट। दूसरा ये डिसाइड कर रहा है कि कोई भी प्रिविलेजेस ना हो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास। इन दो एस्पेक्ट से डील करता है रिपब्लिक वर्ड। डेमोक्रेसी इज बेसिकली रिलेटेड टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, लोकल लेवल, राइट, गवर्नेंस, एवरीथिंग डेमोक्रेटिक। सो दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस इज कि फ्रेटर्निटी का कोई प्रोविजन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नहीं था, ये बाद में लाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा डिबेट करके। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से वो क्वेश्चन बनाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, फ्रीडम ऑफ वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, ये भी मेंशन किए गए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जो प्रीएम्बल में नहीं है। These are the things that you must remember. Now comes a debate कि प्रियम्बल क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रियम्बल भारत में पूरा संविधान बनने के बाद लागू की गई। क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है? इस पे कुछ केसेस रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट केस वॉज बेरूबरी यूनियन केस। व्हाट वाज दिस केस? 1960 this was the case. Mainly Berubari Union was a dispute between India and Pakistan. ये वेस्ट बंगाल का एक जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, और इस डिस्ट्रिक्ट में बेड़ूबारी करके अपना एक रीजन था जो कि डिस्प्यूटेड था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। 1958 देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन नेहरू एंड नून, ठीक है, दैट इज नोन एज नेहरू नून एग्रीमेंट। आफ्टर दिस एग्रीमेंट बोथ द प्राइम मिनिस्टर्स दे एग्रीड कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है ये सॉल्व होने चाहिए, स्पेशली बेरूबारी यूनियन का बाउंड्री डिस्प्यूट, और इसको डिवाइड करने की बात कही गई। और इंडिया को इस एग्रीमेंट के तहत बेरूबारी रीजन का एक हिस्सा पाकिस्तान को देना था। दिस एंटायर एग्रीमेंट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट हाउ कैन यू गिव योर राइट, बेसिकली हाउ कैन यू do the secession of certain part of the country। अब यही चीज चैलेंज की गई कि क्या गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि हम अपनी कंट्री का कोई हिस्सा किसी दूसरी कंट्री को दें। इस पूरे केस में रेफरेंस अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 3, जो कि हम अभी आगे देखेंगे सेसेशन से रिलेटेड, ये अगले नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अभी बहुत ज्यादा ये खजल हो जाएगा, अदरवाइज मेन मुद्दा यही था। लेकिन साथ में इसमें रेफरेंस लगाया गया
प्रियम्बल का, कि प्रियम्बल जो है इंडिया को, ठीक है, इंडिया की यूनिटी, नंबर वन इंडिया की यूनिटी को मेंटेन करने की बात करती है। नंबर दो प्रियम्बल बात करती है इंडिया को एक सोवरेन कंट्री बनाने की। तो एक एक्सटर्नल एग्रीमेंट जो कि हमने किसी भी दूसरी कंट्री के साथ किया है, वो एक्सटर्नल एग्रीमेंट इंडिया के अगर किसी लैंड का सेसेशन करवा रहा है तो वो हमारी सोवरेनिटी के लिए खतरा होगा। कुछ इस तरीके का आर्गुमेंट रखा गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड दिस आर्गुमेंट। सुप्रीम कोर्ट सेड, number one, on the question of secession, Supreme Court said yes, you can make the secession of, right, Indian territory. You can, right, basically give Indian territory to any other country, but for that an amendment to the constitution under article 368 is required. Now there are different provisions for amendment of the constitution that we will study later on. For example, article 3, article 4, they say that even just by passing a simple legislation with a simple majority by the parliament, you can change the, basically the nature of territory or adopt any territory into the India, right, Indian territory. That is a different matter. Otherwise बहुत यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा। अभी के लिए ये समझो कि आपको एक स्पेशल मेजोरिटी वाला अमेंडमेंट करना पड़ेगा बेरूबरी यूनियन में। एक बात तो ये लिखी। दूसरी बात, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए अमेंड भी नहीं किया जा सकता उस प्रोसेस के थ्रू जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। सिंस preamble was not considered as a part of the constitution, hence it cannot be amended as per the Supreme Court, as per Berubari Union case. It cannot be amended through any process mentioned in the constitution. The judgment was challenged again in the court, and in Keshwananda Bharati judgment, Supreme Court reversed its earlier decision and said that a preamble is a integral part of the Constitution. Supreme Court referred to the debate in the Constitution Assembly. The moment when the Constituent Assembly adopted the preamble, the President of the Assembly, he asked a question from the members that shall we adopt the preamble as a part of the constitution? Those in favor may say aye, those who are not in favor may say no, right? That ayes have it, ayes have it. All that happened. So the text of the speech of the president of the assembly was that should we adopt it as a part of the constitution? Supreme Court referred to this speech, to this text, and declared that yes, constitution makers, they wanted preamble to be a part of the constitution. Hence, it is an integral part of the constitution. But it is neither a limitation nor a source of power. But it is a guiding document. It is basically a kind of horoscope to the constitution. It is a guiding document that guides us that what constitution contains and what is the spirit of the text of the constitution. There is something known as word and there is something known as meaning. Sometimes you say something but you mean something else. What is the intention of the constitution sometimes may be different from what is the text of the constitution. To establish that relevance, Supreme Court declared that preamble is not a waste text, but it is of immense legal use. We can use preamble to interpret other parts of the constitution. We can treat it as a guiding light for us when it comes to interpretation of the other parts of the constitution. Next, it allows us to know the minds of the constitution makers.
It is not enforceable independently, but it is a crucial for interpretation of other parts of the Constitution. Hence, any amendment to it under Article 368 is also subject to the provisions of basic structure. You cannot amend Constitution or any other part of the Constitution, including preamble, at your own will. Your amendments to the Constitution are subject to the basic structure doctrine, which believes, again in Keshwananda Bharti case, we will study basic structure doctrine thoroughly in upcoming lectures. Basically, basic structure doctrine says that if you amend any part of the Constitution, the very fundamental parts of it, the spirit of the Constitution, secularism, equality, right, fraternity, etc., these fundamental principles of constitutional morality cannot be altered, changed, or destroyed, demolished at any cost. This is basic structure doctrine that was given by Supreme Court in Keshwananda Bharti judgment, where till now Supreme Court for the first time and for the last time gave a judgment, a 13 judge bench, largest in the history of uh, Indian Supreme Court. The largest bench gave its judgment related to the basic structure doctrine. I don't remember any other occasion when such a large bench was constituted. If any one of you are aware, then do mention in the comment section. दिस इज द क्वेश्चन जो कि प्रियम्बल पे पूछा गया था. आप मुझे आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा. 2021 का प्री का क्वेश्चन है. तो एक ही साल में प्रियम्बल के इतने सारे क्वेश्चंस आए थे. आई होप ये प्रियम्बल का लेक्चर सीरीज या फिर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू रियल पॉलिटी थ्रू रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ये सीरीज, ये लेक्चर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होगी. कर पा रही है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और शेयर कर सकते हैं चैनल को अपने दोस्तों के साथ. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को. कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा. मिलते रहेंगे. टेक केयर. बाय बाय. एज ऑलवेज, लव यू ऑल.